is to discuss and make suggestions on the rights of the citizens. और मेरे विचार से किसी भी संविधान उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है. It is always about the fundamental rights. तो आप लोगों के जो भी सुझाव, प्रस्ताव आदि हो, बेझिझक सामने रखिए. If we look at the fundamental rights and guarantees embodied in the Irish and American Constitution, then all the rights that we may give should be enforceable in courts of law. इसके अतिरिक्त हमें उन अधिकारों की भी बात कर लेनी चाहिए जिन्हें भले हम आज अपने नागरिकों को ना दे पाए, पर जहां तक पहुंचना हमारा सपना है. That's very true, but is there any use in laying down precepts for rights which remain unenforceable and ineffective? अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों की फेहरिस्त भी बना लेनी चाहिए. तो चलिए पहले हम उन्हीं मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं जिनके नाम मिलने पर हर शहरी न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है. Well, if you ask me, I think we should take the Constitution of the United States of America as a model for the protection of the basic rights of our citizens. If I may, I would like to inform the committee that I have prepared a long list of fundamental rights, which I can lay here. अब यही तो आपका बड़प्पन है अम्बेडकर जी. मुझे ये भी पता है कि प्रोफेसर केटी शाह ने भी कमेटी की सहूलियत के लिए काफी सारे नोट्स तैयार किए हैं. मैं कमेटी के ऑफिस को तायीद कर देता हूं कि वो इन सारे दस्तावेजों की कॉपियां हर मेंबर को मुहैया करवा दें. 24 मार्च को जब कमेटी दोबारा मिली तो उसमें और लोग भी जुड़ चुके थे और इसके बाद कमेटी लगातार 10 बार मिलती रही ताकि मौलिक अधिकारों को लेकर एक साफ तस्वीर सामने आ सके. तो ये तय पाया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी, काम, व्यवसाय करने की पूरी आजादी होगी. Subject to such restraints as the law may impose. Oh yes, of course, that goes without saying. No, Acharya ji. In a constitution, nothing goes without saying. डॉक्टर अंबेडकर ठीक कह रहे हैं आचार्य जी. तभी यहां जो ये लिखा है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ द यूनियन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, मेरे विचार से लिखा जाना चाहिए कि ऑल पर्सन्स एंड नॉट मेयरली सिटीजन्स ऑफ द यूनियन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ. जी ठीक बात है. अब हम किसी को सजा सिर्फ कम या ज्यादा इसलिए तो नहीं दे सकते कि वो संघ का नागरिक नहीं है. एक बात और थी, आर्टिकल 4 ये कहता है कि हिंदुस्तानी भाषा जिसे नागरिक अपनी पसंद से देवनागरी या फारसी लिपि में लिख सकेगा, संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रथम औपचारिक भाषा होगी. I do not think that the question of national language has anything to do with fundamental rights. मैं डॉक्टर अंबेडकर से इत्तेफाक रखती हूँ. कल हम जो चाहें अपनी नेशनल लैंग्वेज चुने, लेकिन आज उसका इस बात से क्या लेना देना कि हम अपने बुनियादी हक कितने और क्या तय करते हैं. राजकुमारी जी ठीक कह रही, पर इनके राजकुमारी होने से मुझे एक बात सूझी कि हमारे नए भारत में जहां राजा प्रजा सभी समान होंगे, वहां ये सारी पदवियां राजकुमारी, राजाधिराज, नवाब बहादुर, छत्रपति, कुंवरपाल, दीवान बहादुर, as I am called. जी, इन सारी वसीयत में मिली पदवियों का हमारे नए भारत में क्या काम? आई एम टोटली विथ यू प्रोफेसर शाह. आज से आप मुझे सिर्फ अमृत कौर बुला सकते हैं. यूं एक एक करके बराबरी, आजादी, संस्कृति और शिक्षा, शोषण के विरुद्ध और संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार हर नागरिक के अधिकारों में जुड़ते चले गए. क्या होना चाहिए के साथ ये भी तय किया गया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए. कई मुद्दों पर तो सब एकमत होते, तो कई विषयों पर वोट से फैसला होता और कई बार फैसला नहीं भी हो पाता. गुलामों से भी बदतर व्यवहार और अत्याचार हमारे गांव में हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों पर होते हैं जब उनसे बेगार करवाया जाता है. बंधुआ मजदूरी के लिए
कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे भारत के खेत खलिहानों में। मुंशी जी, सिर्फ खेत खलिहानों में ही नहीं, न कारखानों में, न खानों खदानों में। गुलामी का नामो निशान मिटाना ही होगा हमें। और सबसे वाहियात बात है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खानों खदानों और खतरनाक कारखानों में काम करवाया जाता है। ये मैं पक्का जानता हूं। आई प्रपोज दैट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मस्ट बी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबका तो मैं नहीं जानता, पर मेरा वोट आपके साथ है मुंशी जी। और ये कि इलेक्शंस शैल बी फ्री, सीक्रेट एंड पीरियोडिक। इस मुद्दे पर मुंशी जी, मेरा वोट भी आपके साथ है। इसके अलावा चुनाव के लिए विधि द्वारा एक अलग आजाद इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। So we are all unanimous on this? Because today we are creating history. आज संसार के इतिहास में पहली बार एक देश स्थापित होते ही बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और प्रदेश के भेदभाव के अपने सारे वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दे रहा है। And believe me, this voting right is the greatest fundamental right that we will be giving to the citizens of our country. उस समय तक दुनिया के कई अग्रणी राष्ट्रों में भी कहीं कालों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो कहीं औरतों को, तो कहीं और दूसरे धर्म के मानने वालों को। लेकिन हमारा संविधान बनाने वाले एक नया इतिहास रच रहे थे। Long day with the constitution, Bhimrao. Yes, after a short nap, a long night with the constitution. आपकी मेहनत देखकर तो ईर्ष्या होती है। अब आप लोगों ने काम दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा, फिर दिन क्या और रात क्या। भीमराव, आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। आपने तो देखा ही है सभा में कितने लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को आरक्षण दिया गया तो आप तो जानते ही हैं, फिर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान कोई पीछे नहीं रह जाएगा। हाँ, मगर सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान या किसी और का मुकाबला अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं हो सकता। ये सारी जातियां पैसे वाली भी हैं और सोशली सिक्योर्ड भी। ठीक बात है, पर अगर एक बार आरक्षण का दरवाजा खुल गया तो देखिएगा सभी लोग अपना हक मांगेंगे और हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरियों में जगह नहीं बचेगी, जबकि संख्या में वो सबसे ज्यादा है। आप चाहते क्या है? सिर्फ मैं ही नहीं, सरदार पटेल भी यही चाहते हैं कि हो सके तो संविधान में आरक्षण की बात ही हटा दी जाए। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें मुंशी जी। पर कोई रास्ता तो हो सकता है ना? हाँ, एक रास्ता है। मैं ही हट जाता हूं संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी से। अरे फिर आप लोग जैसा चाहें वैसा संविधान बना लीजिएगा। सुनिए भीमराव, सुनिए तो। उस दिन से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा बनाने का काम बंद कर दिया और यह भी संदेशा भेज दिया कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी से ही नहीं, लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। ऐसे गुणी, मेहनती और जिम्मेदार इंसान के जाने की आशंका से खलबली मच जाना लाजमी था। अब एक ही रास्ता सामने था और एक ही संकट मोचक। मुंशी जी की बातों से आप नाराज हो गए भीमराव? लेकिन वो तो आपकी बात लेकर आए थे मेरे पास, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ही ड्राफ्टिंग कमेटी से हट जाता हूं। आप तो जानते हैं कांग्रेस क्या, पूरे भारत में दूसरा और कोई है ही नहीं जो हमारे संविधान को आकार दे सके। खुद बापू भी यही कहा करते थे। लेकिन आप उनकी बात मानते कहां हैं पटेल जी? गांधी जी पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की मेरी तजवीज से सहमत थे। पंडित नेहरू ने तो खुद पंडित होते हुए भी यह कहा कि सदियों से हिंदुओं ने निरीह अछूतों और आदिम जातियों को बेबसी, दरिद्रता और अशिक्षा में रखा। फिर अगर हमें उन्हें सबके साथ बराबर लाना है
तो हमें उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही होगा। आपकी बात सही है, पर आप तो जानते हैं कि बड़े पदों पर हम मेरिट के आधार पर ही लोगों को ले पाएंगे, तो फिर क्लर्कों की नौकरी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना? जोखिम? मुझे तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरा यह है कि अगर हमने एक विशेष वर्ग को आरक्षण दे दिया तो बाकी के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे और भारत भर में जातिवाद का यह जहर फैलता जाएगा। जहर तो हमने पिया है सदियों से, और फिर भी हम जिंदा हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली आप लोगों ने हमारी, फिर भी हम लोग खड़े हैं। अरे एक बार हमें अपने बराबर आने का मौका तो दीजिए पटेल जी, फिर देखिए कैसे हम आगे निकल जाते हैं। और यह काम बिना आरक्षण के नहीं होगा। अगर फिर भी मेरी बातें आपको जहरीली लग रही हैं, तो मैंने अपना इस्तीफा तैयार रखा है, आप खुद लेते जाइएगा। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं अंबेडकर जी, लेकिन मूर्ख नहीं हूं, किसान हूं। देखकर ही बता सकता हूं कि कौन सा बीज कल मुझे अच्छी फसल देगा। Mr. President, sir, I am one of those in the House who are aware of the amount of work and enthusiasm that Dr. Ambedkar has brought to bear on the work of drafting this Constitution. The House is perhaps aware that of the 7 members nominated by you, one had resigned and was not replaced. One was away in America and his place was not filled up. And another person was engaged in his state affairs, and there was a void to that extent. 1 or 2 people were far away from Delhi, and perhaps reasons of health did not permit them to attend. So it happened ultimately that the burden of drafting this constitution fell on Dr. Ambedkar, and I have no doubt we are grateful to him. The credit that is given to me does not belong to me. It belongs partly to Sir B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee. A part of the credit must go to the members of the drafting committee also. I shall not enter into the merits of the Constitution because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work upon it happen to be a good lot. It is therefore futile to pass any judgment upon the Constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play. Thank you. And sitting in this chair and watching the procedures from day to day, I have realized what no one else could have, with what rare zeal and devotion the members of the drafting committee, and especially its chairman, Dr. Ambedkar, irrespective of his indifferent health, have worked.